ऐसा आयोग ने थप्पड़ मारा सबको कि आसान सा प्रश्न कठिन बन गया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें तो रटने की समस्या है, कैसे रटें। भाई बचपन से लेके 10वीं कक्षा तक रट रट के एग्ज़ाम पास किया गया है ना। और कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि ना हमें आएगा ना आपको आएगा, न जो पीएचडी करके बैठा है। तो पढ़ने का ये तरीका नहीं कि किताब सामने हो, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो सोचिए ना मैंने क्या पढ़ा था। आधा पढ़े तो कहे अच्छा यार रुको दूसरा का देख लें, वहाँ पन्ना मोड़ के रख दिए और फिर वो वहाँ का पन्ना मुड़ा है ना, तब तक पीछे भूल गया कि कहाँ पढ़े थे। तो सब बोलते हैं कि सर इंट्यूशन पहले मेरा ए था, फिर मैं जब आंसर गोला करने लगा बी मार दिया। आपकी कॉपी अगर गंदी दिख रही है तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम में वैसे दिखेगा, कहे भाई इससे पहली वाली कॉपी साफ साफ दिखी है तो कहे हमारी कॉपी को निगाह गड़ाएगा। सी ऑप्शन सही है, लेकिन ए बी और डी जो दिया था, क्या इससे कोई और क्वेश्चन बन सकता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 के स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो लाई। तो अभी हमारे साथ भागीरथी त्रिपाठी सर हैं, जो कि प्रीलिम्स का कई बार एग्जाम दिए। हर बार इन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम निकाला हुआ, लगभग 8 से 9 बार पीसीएस का प्रीलिम्स दिया और हर बार इन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तो आज के इस वीडियो में इनसे जानेंगे कि प्रीलिम्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या चीज़ें आप लोग को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर प्रीलिम्स 2025 देखा जाए तो लगभग 7 से 8 महीने का समय आप लोग के पास है। तो क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं और क्या चीज़ें आप लोग को नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में इनसे जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। थैंक यू विवांशु सर। और कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया हैं सर, पीसीएस प्रीलिम्स 2025 अगर देखा जाए लगभग 7 से 8 महीने का समय है। तो क्या रणनीति इसकी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी बार प्रीलिम्स का एग्जाम दिए हैं, हर बार आपका प्रीलिम्स निकला है। देखिए, इसके पहले तो हम बताएं विवांशु जी कि सबसे पहले तो हमें जो हमारा सिलेबस है वो अच्छे से एक बार कवर कर लें। अभी तो 7 महीने का टाइम है, मान लीजिए 12 अक्टूबर को आयोग ने डेट दिया है और अगर उसी डेट पे हो जाती है तो फिर हमारे पास अभी मान के चलिए कि 7 महीने का टाइम अच्छे से है। तो सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट है हमारे, जैसे इतिहास है, भूगोल है, हर सब्जेक्ट को एक बेसिक बुक से पहले पढ़ना शुरू करें और साथ में उसको कैसे करना, क्या प्रश्न आ रहे हैं इस समय के, जैसे पीछे 2024 में आपने देखा बहुत ज़्यादा ट्रेंड बदल दिया है, तो उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो कुछ लोग का क्वेश्चन ये है कि अगर 2024 का पेपर देखा जाए, जिस तरीके से पैटर्न बदल, क्वेश्चन पूछने का तरीका आयोग चेंज कर रहा है, तो अगर उसको देख के किस प्रकार से आगे की रणनीति हमें बनानी चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत ना हो उनको। दोस्तों, यदि आप लोग यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करें या फिर करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड यूपीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है अपने नए फाउंडेशन बैचेज, जहां आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बात करें इनकी यूपीपीएससी बैचेज की, तो यदि आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए सर्व सक्षम 2.0 बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सर्वप्रथम हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 4,999 रुपए है। वहीं यदि आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए यूपीपीएससी सक्षम बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यूपीपीएससी प्रथम बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 4,999 रुपए है। और वहीं यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सर्व सक्षम बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सर्वप्रथम बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 4,999 रुपए है। दोस्तों, इन सभी बैचेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड BB500 यूज करेंगे तो आप लोग को इस पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। देखिए, आयोग ने सिर्फ पैटर्न बदला है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदला है, प्रश्न नहीं बदले हैं। पहले जो प्रश्न वन लाइनर होते थे, अब उसे क्या किया, 4 ऑप्शन जो पहले 4 होते थे उसे चारों को क्या किया, क्रोनोलॉजी में दे दिया। अब पकड़ो भाई, यानी डेट एग्जैक्ट नहीं पता होगा, डेट नहीं पता एग्जैक्ट, तब तक आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें तो रटने की समस्या है, कैसे रटें। भाई बचपन से लेके 10वीं कक्षा तक रट रट के एग्ज़ाम पास किया गया है ना, तो एक साल यहाँ भी रट लो, एक बार रटना है। जैसे हम अपना बताना, 2017 में मामा जी जब मुझे बता रहे थे, तैयारी करा रहे थे, तो मामा जी ने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किया था। चूँकि मैं अपने मामा जी को अपना मार्गदर्शक मानता हूँ और उन्हीं का जो सानिध्य रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने जो तैयारी की, और आज उन्हीं की देन है कि हम हर बार प्री जो है, पहली बार से मैं 2017 में देना शुरू किया था और हर बार मेरा पीटी निकलता गया। तो उन्होंने मुझे जो इस तरह से गाइड किया वो मैं फॉलो करता हूँ और बच्चों को भी बताता हूँ कि इस तरह से आप फॉलो कीजिए। तो रटना है, कुछ चीज़ों को रट डालिए, कुछ डेट है उसे रटिए। लेकिन 2024 वाले में क्या किया ना, इतनी डेट दे दिया कि आप कितनी रटेंगे। इसके लिए तरीका अपनाइए, मंथ वाइज पकड़िए, हर महीने में आप कम से कम 10 या 20 डेट याद करने का तरीका बना लीजिए कि हम इस महीने में इतना करेंगे। अब जैसे मैं बताऊं, 2017 से जब शुरू किया था मैंने, तो मैंने अपनी क्या की, एक कॉपी बनाई और 1 से लेकर 99 तक अंक लिख दिए
और जिस साल में जो हुआ था उसको अलग लिख दिया। तो ये मेरा एक अच्छा तैयार हो गया कि 1901 पूछा हो, 1801 पूछा हो, 1701 पूछा हो, 2001 पूछा हो, तो एक वाले में वो ईयर करके लिख दिया। तो मैं जब कभी एग्ज़ाम में लिखूंगा बैठूंगा तो मुझे दिमाग में कॉपी मैंने तो एक वाले में इसको लिखा था तो याद आएगा भाई 1901 था। दूसरा मैंने बनाया 1 से 30 तक का तारीख के हिसाब से कि इस तारीख में कौन सा हुआ है। और तीसरा बनाया महीने के हिसाब से 12 तारीख 12 महीने का। इससे मैंने 3 चीज़ें तैयार कर ली और ये मुझे आज भी फ़ायदा देता है कि जब मुझे एग्ज़ाम देने जाना होता है तो मैं उसको एक बार रफली देख लेता हूँ कि मैंने किस किस पेज पे क्या लिखा है। ये शुरुआत में बोरिंग लगेगा ढूंढ ढूंढ के लिखने में, ढूंढना नहीं है आपको कि पता चला कि हम 1901 में क्या हुआ तो ढूंढ ढूंढ के लिखने, नहीं, जब पढ़ते जाइए लिखते जाइए। कहीं आप नोट कर लीजिए फिर उसको हाँ, एक साथ कर लीजिए। वो कॉपी अपने पास रखिए, सामने ही रखिए। जैसे ही आया कि 1901 में हुआ था तो आप उसको कॉपी में तुरंत एक खोज के लिख लीजिए और उसके बाद दूसरी दो जो कॉपी हैं उसको बाद में लिखिएगा, नहीं तुरंत लिखिए, नहीं तो फिर भूल जाएगा। दोनों एक साथ लिख लेंगे तो इसको 1 घंटे बाद लिखिए तो दोबारा आपने रिवीजन कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या जो पहले बुक्स लोग स्टैंडर्ड बुक्स या जो भी बुक्स फॉलो करते थे, क्या अभी भी वही बुक रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए, या फिर अगर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है तो कोई और बुक उनको पढ़ना पड़ेगा? देखिए हम बताएं, हम बहुत ज़्यादा बुक किसी को नहीं कहते हैं कि पढ़िए। कुछ बुक होती हैं वो एकदम अच्छी हैं, जैसे परीक्षा वाणी की हम बुक लें, हम 2017 से लेके परीक्षा वाणी को आज तक फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। एक बुक पढ़िए, स्टैंडर्ड बहुत अच्छी बुक है वो। जब आप पढ़ेंगे उसको, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बार आपको 10 कंटेंट मिलेंगे। जब वो पढ़ते पढ़ते आपको ये लग जाए कि हाँ अब इस पुस्तक से कोई भी प्रश्न पूछे हमारा गलत नहीं होगा, तो फिर आप समझिए कि चाहे वो कभी भी आयोग प्रश्न बनाए, किसी भी पैटर्न में बनाए। हम जैसे बता रहे 2017 में जब देना शुरू किया तो 2017 में आयोग ने पहली बार पैटर्न बदला। 2018 में जब दिया तो 151 मार्क्स आए मेरे। फिर 2019 में पैटर्न बदला, 20 में बदला। यानी लगातार आयोग इस समय क्या कर रहा है ना कि पुराने पैटर्न को नहीं ले रहा है, वो हर बार कुछ न कुछ नया दे रहा है। कभी वो विकल्प वाले क्वेश्चन, कभी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, इस तरीके से डालता है। हाँ, वो तो इस 2023 का जब समीक्षा अधिकारी दिया था उसमें तो और भी ज़्यादा दिया था। तो वहीं से हम सोच गए थे कि भाई 2024 में कुछ आयोग ऐसा गेम करेगा। और जब आंदोलन हुआ तो ये पूरा विश्वास हो गया कि आयोग जो है ना इस बार तो बहुत भयंकर कुछ करने वाला है। और वाकई हुआ भी यही कि भाई उसके लिए मेंटली मैं प्रिपेयर था पहले से कि भाई आयोग कुछ करेगा, चूँकि 23 का हम लोग समीक्षा अधिकारी दे ही चुके थे और वो हो चुका था। तो 23 के समीक्षा अधिकारी में मेरे अच्छे क्वेश्चन सही थे, 110 140 में से 110 मार्क्स सही हो रहे थे। तो मैं परीक्षा वाणी पढ़ा हूँ, तो हम भी अपने जो ऑडियंस हैं सबसे यही अनुरोध करेंगे कि परीक्षा वाणी को आधार बना लीजिए। कोई आधार बुक मत पढ़िए, किसी कोचिंग का नोट्स मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, परीक्षा वाणी उठाइए और कम से कम अभी जुलाई तक 2 बार पढ़ डालिए। आराम से पढ़ सकते हैं आप। अगर एक दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं ना, तो परीक्षा वाणी की जो 7 या 8 सेट आती है आप जुलाई तक पढ़ लेंगे आराम से। तो क्या वो मेंस के एग्जाम में रिलेवेंट रहेगा? मेंस में भी बहुत अच्छे से काम आएगा। ज्योग्राफी की जैसे बुक है, जैसे पर्वत क्या है, पठार क्या है, जो भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप कहाँ आते हैं, ये सब परीक्षा वाणी में दिया है। तो प्री में भी काम कर जाएगा, मेंस में भी काम कर जाएगा। उसके बाद परीक्षा वाणी एक नई इस समय अपना पैटर्न ले रही है कि लास्ट में वो क्या कर रही है, मेंस के प्रश्नों को भी एनालाइज कर रही है। तो हम कहीं ना कहीं पुराने प्रश्नों को देखते हुए मेंस उससे हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो परीक्षा वाणी में एक नया इनिशिएटिव है। जब 2017 में हम देना शुरू किए थे तो उस समय नहीं था, लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ तो परीक्षा वाणी ने इसको भी अपना इनिशिएटिव ले लिया। तो अब नई बुक जो हम ले रहे हैं तो उसमें दे रहा है, मेंस वाली भी चीज़ों को ऐड करते दे रहा है। सर, जैसे अगर हम बात करें घटना चक्र पूर्वावलोकन की या फिर यूथ की बुक उसी तरीके आती है, यूथ पब्लिकेशन की, तो क्या ये वो बुक्स अभी के टाइम पे रिलेवेंट हैं या फिर हमें स्टैंडर्ड बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनको कम करके? देखिए हम आपको ये बताएं, हम घटना चक्र को बहुत कम मतलब करते हैं, पढ़ते हैं कि क्वेश्चन देखने के लिए क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मान लीजिए परीक्षा वाणी पढ़ लिया, तो परीक्षा वाणी पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि मतलब क्या प्रश्न आया है करंट सिनेरियो में, तो फिर उसके हिसाब से हम अपना जो बुक है परीक्षा वाणी से हम उसके हिसाब से क्रोनोलॉजी अपना सेट करते हैं, देखते हैं कि हम ये चीज़ भी और ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जैसे जो नया सिनेरियो आ गया, तो अभी तक हम क्या था, डेट तो याद करते थे लेकिन उतने डेट नहीं याद करते थे, ईयर याद करते थे। लेकिन इस बार क्रोनोलॉजी दे दिया और एग्जैक्ट डेट में लेके पूछा रहा है। जैसे मई महीने में 4 लेके क्रोनोलॉजी पूछा दिया, अप्रैल महीने की क्रोनोलॉजी पूछा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना होगा कि इस सिनेरियो में हमें उसके हिसाब से क्रोनोलॉजी तैयार करनी पड़ेगी, यानी अब डेट भी देखना होगा। जैसे अब अकबर के शासनकाल के दौरान में जो निधन हुआ था, चाहे वो अबुल फजल का निधन हो, फैजी का निधन हो और दानियाक का निधन हो, तो अब ऐसे नाम दे दिया कि फजल फैजी का नाम तो सबने पढ़ा है, दानियाक का नाम किसने पढ़ा होगा, 2024 में था, अब ये नहीं पढ़ा है। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो ये तो किसी पुस्तक में भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, इतिहास के प्रश्न जो हैं
या तो हो जाएगा सही और या फिर छोड़ दीजिए राम भरोसे। क्योंकि इतिहास के प्रश्नों का मैं 2019 के बाद का ट्रेंड बता रहा हूँ। 2017-18 तक तो ठीक था, जो प्रश्न आता था सबको आ रहा है। अब क्या है कि जो प्रश्न आएगा हमें भी आएगा, आपको भी आएगा, जो ऑडियंस पहली बार देने जा रहा है उसको भी आ रहा है। और कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि ना हमें आएगा, ना आपको आएगा, न जो पीएचडी करके बैठा है, मतलब एक दो अपवाद को छोड़ दें, तो ऐसी पुस्तक का नाम पूछ दे रहा है कि हम खुद ही नहीं जान रहे कि वो पुस्तक थी भी कि लिखी गई है। अब उसके चक्कर में क्या करेंगे बच्चे, सोचेंगे कि सर हम इतिहास का सोर्स बदल दें। एक प्रश्न के चक्कर में अब थीसिस तो लिखनी नहीं है हमें, ना तो हमें नई पीएचडी करनी है, तो हम चलें पूरी किताबों का सोर्स खोज के लिखें और पता चला कि ना पूछा तो भाई, ना पूछा तो के चक्कर में पूरा बहुत सारा चीज़ पूरा। तो इसलिए ऐसे प्रश्न को छोड़ दीजिए। तब हम सीधा सा बच्चों को अपने बताते हैं, बच्चों को और सबको कहते हैं कि 150 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इतिहास के छोड़ दो जो नहीं पढ़े हो। 144 है ना आपके पास, 144 में से 120 कर जाओ, ठीक है, 125 कर जाओ। कट ऑफ जो है मैक्सिमम 90 से 100 के बीच में रहेगी। और जो परीक्षा वाणी का सोर्स हम बता रहे हैं, इससे आपके 110 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बचे जो 35 क्वेश्चन हैं, वो 35 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और अन्य चीज़ें जो पढ़ते जाएंगे वो मिलता जाएगा। तो ये चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं नई ट्रेंड में कि परीक्षा वाणी पढ़ें और नए ट्रेंड को देखते जाएं, जो डेट आ रहा है उसे लिख लें। अच्छा, समस्या ये है कि मान लीजिए आपने बताया कि आप डेट्स लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, रट्टा मारिए, लेकिन समस्या ये है कि रट्टा मारने बैठते लेकिन याद चीज़ें होती नहीं हैं। अगर सही बताया जाए तो उसके लिए क्या चीज़ें कर सकती हैं? देखिए, हम उसके लिए अपना तरीका बता रहे हैं। पहली बार में तो कुछ नहीं याद होगा, लेकिन हम क्या करें, पहले 5 ठो याद करें और उसके बाद छोड़ दें, कुछ मत कीजिए। हम अपना बता रहे हैं, जैसे हम 5-5 को क्रोनोलॉजी बनाए हैं, हम एक दिन में 5 याद करेंगे। 5 याद कीजिए और जब खाना खाने बैठिए, नहाने जा रहे हो, तो पढ़ने का ये तरीका नहीं कि किताब सामने हो। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो सोचिए ना, मैंने क्या पढ़ा था, क्या याद किया। मनन, जो चिंतन मनन की शैली है ना, पठन पाठन है फिर चिंतन मनन है, तो उसे चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। 2 ठो आएगा डेट याद, 3 आएगा, कभी कभी एक को नहीं याद आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा सेट बन जाएगा कि हाँ हमें याद आ जाएगा। और एक चीज़ और है, जैसे हम सिगमंड फ्रायड का पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि चेतन मन अचेतन मन। जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर में टाइप कर लीजिए एक बार, तो दोबारा वो वहाँ पे फीड हो गया। और जब आप टाइप करने की कोशिश करते हैं, 2 अक्षर लिखते हैं, तो अगला 3 अक्षर वो अपने आप दे देगा रिकमेंड करके कि क्या यही अक्षर आप सोच रहे हैं क्या। तो वैसे हमारा मन है कि हम एक बार पढ़े, 2 बार चिंतन कर लिए हैं, तीसरी बार एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना, तो याद आएगा, अरे भाई कुछ तो पढ़ा था ऐसा, कुछ तो पढ़ा था। तो वो इंट्यूशन जो होता है ना, बार बार कई सारे हम देखते हैं लोगों को, जैसे सर भी हमारे बोलते हैं कि इंट्यूशन जो है आपको बताता है, और इंट्यूशन को हम ना मान के दूसरा मानते हैं, और ऐसे में गलती होती है। इंट्यूशन जो आ गया मार दो, सही है। और ऐसा मैं फॉलो करता हूँ, इंट्यूशन में लगभग सही होता है। मैंने कई स्टूडेंट से भी बात की अपने, तो सब बोलते हैं कि सर इंट्यूशन पहले मेरा ए था, फिर मैं जब आंसर गोला करने लगा बी मार दिया, ये सही था। तो हम यही बोलते हैं कि अगर इंट्यूशन ए आ गया है तो इंट्यूशन ए मार के भाग जाओ, दोबारा मत सोचो। दोबारा सोचे तो गड्ढे में जाओगे, क्योंकि जो चेतन मन है वो सोच विचार करता है, और चेतन मन आपको चेतावनी दे दिया, तुरंत बता दिया है। अब सोच करो, विचार करो, आपकी गलती है। तो इस पे तो मैं तो फॉलो करता हूँ बहुत अच्छे से, इंट्यूशन मेरा बड़ा अच्छा से रहता है। तो इस बार भी अब देखिए, जैसे प्रश्न आ गया, तो प्रश्न ऐसे थे कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहे थे क्या लगाया जाए, लेकिन मैं सोचते मतलब जो इंट्यूशन काम कर रहा था, तो 99 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। तो यहाँ पे भी मेरे बड़े अच्छे हो गए थे कि भाई 99 है, आयोग चाहे कुछ भी करे, दाएं बाएं कुछ भी कर लो भाई, मेरा खूंटा गड़ गया है और मुझे बाहर नहीं करोगे चाहे जो करो। तो कितना बार मेंस लिखे हैं अभी तक? अब तक देखिए 2017 से लेकर 2024 तक लगातार मेरा मेंस रहेगा, और इंटरव्यू भी हुआ है 2021 में। उसके बाद फिर अब इस बार जो है थोड़ा सा, चूँकि ट्रेंड चेंज होता रहा है, तो लेखन शैली में थोड़ी सी कुछ कमियां थी, इस बार उसको सुधार रहे हैं। और अन्य सर लोगों से भी बातचीत हुई है, तो फिर उस पर लेखन शैली भी पूरा फोकस है। मेंस में पूरा लेखन का काम है, तो लेखन शैली में थोड़ा सा मुझे राइटिंग की दिक्कत थी, तो राइटिंग पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। मेरी राइटिंग बचपन से सही नहीं थी, तो वही है ना कि जब बचपन से बिगड़ गई है कोई चीज़, तो बाद में सही हो ही नहीं पा रही है। तो अब कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ हद तक सही होने लगा है राइटिंग पे, तो डायमेंशंस ला रहे हैं मेंस में। तो अब राइटिंग का कितना बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आप पहले की कॉपी आप नहीं देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि राइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या फिर माइनर इफेक्ट पड़ता है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10% इफेक्ट डाल देता है। आपकी कॉपी अगर गंदी दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर वैसे देखेगा, कहे भाई इससे पहली वाली कॉपी साफ साफ दिखी है, तो कहे हमारी कॉपी को निगाह गड़ाएगा। तो हमें एग्जामिनर को आकर्षित करना है, तो बस मैंने इसलिए सोचा कि बस अब इस पे क्या करना है, राइटिंग पे काम कर लो। थोड़ा सा साफ सफाई से लिखो,
पॉइंट दे दो, पिन पॉइंट रखो अपने आंसर को। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो तो पिन पॉइंटेड जब हम करते जाते हैं तो ज़्यादा सी बात है कि एग्जामिनर पॉइंट देखते ही समझ जाएगा कि हाँ इसके पास डायमेंशंस हैं। पहले मैं यही कमी करता था कि मैं अपनी पॉइंट को नहीं लाता था, लिखता था सारे पॉइंट को, एक्सप्लेन करके लिख दिया, पॉइंट नहीं दिखाया। तो अब इस बार पॉइंट दिखाने की कोशिश है कि पॉइंट दिखाएंगे तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है इस पर। इन 6-7-8 महीनों में जो भी समय है पीसीएस प्रीलिम 2025 के लिए, तो अगर मेंस और प्री के साथ में तैयारी करें तो कितना टाइम तक मेंस की तैयारी करें, उसके बाद कब से वो प्री ओरिएंटेड हो जाए, और प्री में भी क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़ें? देखिए हम अभी आपको बताएं, हम बहुत सारे बच्चों को ये सलाह देते हैं कि पहले पहली सीढ़ी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी की चढ़ मत जाओ। बहुत सारी कोचिंग सेंटर, काउंसलिंग संस्थानें क्या करती हैं, बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं कि भाई पहले मेंस की तैयारी कर लो फिर पीटी आप जल्दी से पढ़ लोगे। नहीं होता है। मेंस पढ़ने के बाद आपके दिमाग में मेंस का कीड़ा घूमने लगता है, तो फिर प्री नहीं पढ़ पाते हो, तो फिर वही रटने वाली चीज़ें हैं ना, वो नहीं हो पाती हैं। पहले पीटी पढ़ लो। तो अभी अगर आप प्री और मेंस दोनों का कहेंगे तो हम कहेंगे कि 3 घंटा आप मेंस पे पढ़ लीजिए, जैसे जीएस का। और हम वो तो बता रहे हैं परीक्षावाड़ी आप पढ़ेंगे तो जीएस में आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इतिहास भी आपका तैयार हो रहा है। मेंस में आपको एनालिटिकल लिखना है और पीटी में फैक्ट याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए मेंस में पूछ लिया कि मराठा शासन ने भारत में, ठीक है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण, भारत के विकास में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका, या भारत के संगठन में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आप मराठा शासन के जब फैक्ट पढ़े रहेंगे तो शिवाजी से लेके संभाजी, साहू जी, राजा राम ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका एनालिटिकल आप खुद लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। तो आप प्री के साथ मेंस तो पढ़ ही रहे हैं ना। अब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगते हैं हम लोग कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन फैक्ट हमारे नहीं तैयार होते हैं। तो परीक्षावाड़ी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फैक्ट भी तैयार होगा, साथ में प्री के साथ मेंस के कुछ पॉइंट आपको तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जब पीटी आप दे के निकलेंगे तो इतना हम आपको बताएं कि जब रिजल्ट आता है और मेंस के बीच में लगभग 90 दिन का टाइम है, लेकिन आपके पीटी देने से और मेंस का प्री का रिजल्ट आने में 1 महीने का टाइम मिलता है। तो आप इतना बेहतर करके आइए प्री ना कि सोचना ही ना पड़े कि भाई बर्बाद ना हो। हाँ, तो हम दे के आए 22 दिसंबर को, लोग अब सोचे कि भाई रिजल्ट क्या आएगा, पेपर तो इससे आ गया। आप पहले से तैयारी हम 23 दिन मतलब 23 तारीख से लग गए पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से 1 महीना पहले हो गए ना, 30 दिन पहले हो गए। तो उस 30 दिन में आप क्या कीजिए, अपना जो जीएस पेपर 5 है, जीएस पेपर 6 है, उसे पढ़ डालिए। वो चूँकि भाई अकेला सिलेबस है, 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बहुत शार्ट नोट है, छोटा सा टॉपिक सिलेबस है, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद 3 महीने टाइम बचा तो 2 महीने में आप जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड तैयार करिए और 1 महीने में आंसर राइटिंग कीजिए दबा के। और हम तो कहेंगे कि अगर आप इतना कॉन्फिडेंस से लिख के आ रहे हैं, प्री करके आइए, अगले दिन से मेंस की लिखना शुरू कीजिए, डेली डेली 2-2 आंसर लिखिए। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है जैसे हम करते हैं। कोचिंग वगैरह करना चाहिए या फिर खुद से ही तैयारी अभी के समय पे करना ज़्यादा उचित है? देखिए विवांशु जी, हम तो सबसे पहले बताएं ना, हम ना तो कोचिंग किए हैं और ना किसी को कोचिंग करने की सलाह देते हैं। फिर हम भी गाइडेंस कैसे मिलेगा उनको? मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप लेनी चाहिए। कोचिंग संस्थान के चक्कर में जैसे होता क्या कि कोचिंग संस्थान हमको इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट कर देते हैं, इतनी सारी बुकलेट दे देंगे, इतना सारा दे देंगे कि हम पढ़ें क्या पढ़ें, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 4 बुक है भूगोल की ही, एक तो कंप्लीट नहीं हो रही है, दूसरा होगा भी कि नहीं होगा। और होता क्या है, आधा पढ़े तो कहे अच्छा यार रुको दूसरा का देख लें, वहाँ पन्ना मोड़ के रख दिए और फिर वो वहाँ का पन्ना मुड़ा है ना, तब तक पीछे भूल गया कि कहाँ पढ़े थे, फिर पहले फिर पढ़ोगे, अंतिम तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो हम तो सीधा सा कहते हैं कि भाई एक जगह पे फोकस हो जाओ, कोचिंग संस्थान के चक्कर छोड़ दो, दिग्भ्रमित मत हो। पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि खुद के माइंड से लाओ, मेंटरशिप लो, कोई आपका सीनियर हो, कोई आपका टीचर जो पढ़ा रहा हो, मेंटरशिप लो उनसे कि हाँ सर हम आपके मेंटर में करना चाहते हैं, आप हमें बताइए क्या क्या पढ़ें। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि परीक्षावाड़ी उठा लीजिए और टॉपिक, अब जैसे एक नया मैंने एक चीज़ किया है कि मैं बच्चों को टॉपिक देता हूँ पढ़ने के लिए कि ये टॉपिक आपको आज पढ़ना है, 7 टॉपिक दे दिया, 4 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर दो। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है उसे देख लो और फिर आप एक दिन में 4 घंटा पढ़ लिए, फिर करंट अफेयर्स पढ़ लो, ये सारी चीज़ें आपकी पीटी के लिए सबसे अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, करंट अफेयर के लिए आप बताइए, क्योंकि लोग ये रहता है कि कितना टाइम का पढ़ें या फिर पढ़ें भी तो किस सोर्स से पढ़ें, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे चैनल्स भी करंट अफेयर चलते रहते हैं, या फिर मंथली बुक आती है, या फिर अगर बात करें तो ईयरली भी परीक्षावाड़ी या यूथ पब्लिकेशन वगैरह की बुक आती है, इस तरीके से। देखिए करंट अफेयर्स के लिए हम बताएं विवांशु बहुत अच्छा है, मतलब ये समझिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर्स है। मेरा 99 क्वेश्चन सही हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का योगदान है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी पूछेगा
हमारा, आपका, जितने भी लोग दे रहे हैं ना, सबका लगभग सेम सही होगा। करंट वो टॉपिक है ना कि जिस पे हम तैयार नहीं करते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि अंतिम महीने में पढ़ते हैं। लास्ट में हाँ, एक साल वाली आएगी, हाँ, ईयरली एग्जाम वाले के पढ़ 20 लेंगे। दिन पहले वही पढ़ लेंगे। अब यही बताइए कि आप 1 घंटे में क्या कुल खाना खा लेंगे? नहीं। भाई आप 1 महीने भूखे रहिए और 1 घंटे में सोचिए कि हम 1 महीने खाना खा लेंगे, नहीं। नहीं हो पाएगा। हजम भी नहीं होगा, जान भी जा सकती है। तो वही होता है एग्ज़ाम के साथ कि हजम तो होता नहीं है और हमारी परीक्षा का प्री का लेके डूब जाता है। तो हम अब सबसे अच्छा बताते हैं बच्चों को, डेली करंट पढ़िए। वो कोई भी रूल फॉलो कर लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए, दृष्टि की आती वो ले लीजिए, लेकिन एक कोई लीजिए, उसको पढ़िए। और क्रॉनिकल मोटी वाली लीजिए, पतली वाली साथ में रख लीजिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरा, मैं खुद फॉलो करता हूँ। 1 घंटा डेली पढ़ना है क्रॉनिकल। मंथली ले हाँ। आइए, उसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए। 1 घंटा पढ़िए, मतलब वो टाइम फिक्स कर लीजिए, मुझे 1 घंटा क्रॉनिकल पे देना है। 1 घंटे में आप 8 पेज पढ़ लेंगे, 30 दिन पढ़िए, 240 पेज हो गया। अच्छा, मोटी पतली में दोनों में क्या डिफरेंस? क्योंकि मोटी वाली काफ़ी मोटी हो जाती है, उसमें क्या रहता है और पतली वाली में क्या रहता है? देखिए, मोटी और पतली वाले में अच्छी चीज़ है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मोटी वाली पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको मेंस रिलेटेड फैक्ट मिल जाएगा। कोई योजना आ गई, कोई भारत सरकार की नई स्कीम आ रही है, उसके बहुत डिटेल से मिल जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं प्री कम मेंस दोनों साथ में लेके चल रहे हैं ना। ये फ़ायदा होगा प्री और मेंस साथ में पढ़ने का। अभी जैसे आपने पूछा ना कि प्री और मेंस की तैयारी कैसे करें, तो प्री की पढ़िए, मेंस उसमें ऐड ऑन हो रहा है आपको। आप मेंस पढ़ने के उद्देश्य से मत पढ़ेंगे, मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ अभी पीटी नहीं पढ़ेंगे। प्री पढ़िए, मेंस उसमें ऐड ऑन हो रहा है, और जैसे ही पीटी दे के आइए अगले दिन से मेंस पढ़ने बैठ जाइए, आपके लिए सबसे अच्छा है। तो क्रॉनिकल लीजिए, मोटी वाली सबसे अच्छी है। हम तो उसको फॉलो करते हैं 2017 से लेकर अब तक हम वही फॉलो करते हैं, कोई मैगजीन पढ़े ही नहीं, मोटी वाली। हाँ, और आप देखेंगे कि मेरी पूरी मैगजीन भरी हुई है क्रॉनिकल की। कम से कम को लगता है कि 2017 से लेकर अब तक की मैगजीन रखी है मैंने। हमें लगता है सारी बुक्स आप 2017 जो फॉलो कर रहे हैं लगभग सारी वही पुरानी होगी, वही सब आप पुरानी है, कोई नई नहीं मैंने की है। क्योंकि एक चीज़ है कि आप एक चीज़ को जब आधार बना लेते हो ना, जैसे आपका एक घर बन जाए, आपका एक ठिकाना बन जाए, तो फिर आप ना कहीं बाहर नहीं मार खाओगे। आप ठिकाना बना लो, एक बुक को, कोई भी, चाहे वो परीक्षा वाणी ले लो, जिसको भी बनाना है, मतलब मैं तो फॉलो कर, सारी चीज़ें लगभग। हाँ, सब सेम है। एक फॉलो कर लो, कोई भी कर लो, परीक्षा वाणी का कर लो, किसी का कर लो, मैं जैसे फॉलो कर रहा था वही बताऊंगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लो, वो सब पढ़िए, बस सबसे अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ परीक्षा में आप मार्केट में जाएंगे ना तो 1000 किताबें हैं, और उनके चक्कर में ना, एक हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, गए और वो एक क्वेश्चन देखा, किताब पलटा, एक क्वेश्चन देखा, अरे यार ये प्रश्न पीसीएस में आया था और इस बार किताब में आ गया है, ये वाली बुक, तो ये बुक ले, मेरे पास नहीं है, लेके आए, और उस प्रश्न को देख के बुक खरीदा था, बावजूद इसके उस प्रश्न को नहीं पढ़ा उसने, और एग्जाम में गलत हो गया। अच्छा, आयोग जो इस तरीके से नए क्वेश्चन डाल देता है, मान लीजिए जो शायद अगर हम कोई भी बुक्स पढ़ते हैं उसमें नहीं रहता है, तो इसके पीछे डालने का क्या रीज़न रहता होगा? कि वो कट ऑफ कम करना चाह रहा है या फिर क्या चीज़? देखिए, आयोग की मंशा एकदम स्पष्ट है कि हमें ब्रिलियंट लोग नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट लोग चाहिए। कि पता चला कि सारी किताब पढ़ के आया है तो रट्टा मार के आया है, कुछ आप कॉन्सेप्ट भी तो लगाओ। अगर 150 में से 150 आंसर आपको आ रहे हैं, फिर आप क्या हैं? फिर आयोग की भी तो कुछ गरिमा है कि हम इतने स्तर का प्रश्न बना रहे हैं कि 150 का 150 बच्चा पढ़ा हुआ है। भाई उनके विशेषज्ञों पे सवाल उठने लगेगा ना, तो अपनी गरिमा बचाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ ऐसे 2 प्रश्न कि जो बच्चा पढ़ा ना हो, तो लगेगा भाई वाह क्या बात है, एग्जामिनर ने कुछ तो बनाया है। यही हम गलत भी कर देते हैं क्वेश्चन। इसी चक्कर में वो गलत दे देंगे, और इसी चक्कर में, मतलब स्मार्ट क्वेश्चन बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, इधर उधर कर देते हैं, गलत कर देंगे, पता चले झेलेंगे बच्चे। अब आपको बताएं 2022 के प्रश्न में था या 2023 के पीसीएस में था, पूछा है नंदा देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है। अब बताइए 2001 में नंदा देवी उत्तराखंड में चला गया, और 2022 में प्रश्न पूछ रहे हैं, वो 1998 का प्रश्न था, रिपीटेड मार दिए। आइए देखना भूल गए कि उत्तराखंड की बजाय उत्तर प्रदेश लिख के दे दिया, पुराना वाला डेट, कॉपी पेस्ट। हाँ, कॉपी पेस्ट किए। तो भैया नकल भी अकल से करनी चाहिए, अकल नहीं लगाए, उस चक्कर में आयोग ने अपनी गलती की ना। तो ऐसे प्रश्न आयोग कर देता है, तो ऐसे चीज़ों से हमको बचना होता है कि हम लोग क्या करें, कैसे बचें। भी गलत डाल देता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को भोगना पड़ता है, जैसे 2024 इसी वाले में हुआ, कई सारे क्वेश्चन गलत रहे। बहुत, इसमें समझिए कि हम तो अभी जब सालों करा रहे थे बच्चों को, तो मतलब कई सारी चीज़ ऐसी मिली कि जिसमें अलग आंसर आएगा। आयोग ने फिर बाद में चेंज भी किया, जिसकी वजह से जो बहुत सारे बच्चे पहले आ रहे थे अंदर में, फिर चेंज हो गया। होने के बाद भी अगर आंसर की दे दें तब तो हाँ, वही मेन तो यही ना कि अब आयोग कहता है हमारी इंटेलेक्चुअल राइट है
एक बार बताइए। देखिए आप दोबारा चेंज कर रहे हैं, कम से कम अगर देंगे तब तो पता चलेगा हाँ एग्जैक्ट इसका आंसर क्या था। अब भाई नहीं देंगे और दोबारा जब वही प्रश्न रिपीटेड देंगे तो बच्चा क्या मारेगा? हम्म बच्चा क्या मारेगा भाई? जैसे अब मान लीजिए वही उत्तराखंड वाला मैंने बताया एग्जाम्पल, तो अब रिपीटेड कैसे मारेंगे आप? मान लीजिए आपको तो मिला नहीं। एग्जैक्ट आपने जो माना है, अगर हमें वो पता हो तब तो हम आप फिर वाला हम दोबारा अपना आएगा तैयार तो कर लें, करेंगे। तैयार कर लेना। अब जैसे 2022 में आया था राजस्थान वाला घुरैया का पूछा, उसके बाद ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाते हैं कि जो नहीं पता है किसी को, तो आप आंसर दे देंगे तो बच्चे को ये पता तो हो जाएगा कि आपने ये माना था, चेंज किया है। तो हम तो मांग करते हैं कि मतलब दे आयोग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है भाई, किताब से आपने भी बनाया है, तो प्रॉपर्टी कैसे आपकी हो जब गई? बनाते होंगे क्वेश्चन तो उसका आंसर तो नोट करके भाई रखते ही कहीं होंगे ना ना कि कहीं कौन सा हाँ, सही है। कहीं ना कहीं से उठाते होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन आपने बना दिया आंसर बाद में कहीं नोट के ला रहे हैं। आप देखिए कर रहे हैं क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन आपने बनाया किसी बुक से ही देख के बनाया ना, अपना रिसर्च करके तो बनाया नहीं है कि भाई हम रिसर्च किए हैं, हमारी किताब से ये बुक लिखी है और हम दे रहे हैं अपना। आपने भी तो कहीं से लिया है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो किसी और की हो गई वो, आपने उसको तो दिया। हमारी परीक्षा ले रहे हैं ना, तो परीक्षा लीजिए तो हमें आंसर दीजिए, तो जिससे हमें आगे की तैयारी में आसानी होगी। अब जैसे पीछे 24 वाले में कौन सा क्वेश्चन चेंज किया ये पता ही नहीं है। अब हम क्या सोच के अपना आंसर बैठे हैं कि हाँ ये इसका ये होगा और आयोग क्या मान रहा है वो अब पे क्या देखो। मान रहा है? अब जैसे आपने जो आंसर की दे दिया, अगली बार जब आएगा तो हम वही मार के आएंगे ना। अब आपको 2017 की बता रहे हैं कहानी। 2017 मेंस में इसने प्रश्न पूछा था, एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृषि व्यापार से संबंधित नहीं है। अब उसका आंसर की तो आती नहीं है। तब तो विकल्पीय होता हाँ, रहता। विकल्पी था 2017 वाले में, तो उसमें अब आंसर तो था नहीं। तो हमने कहीं से खोजा और हमें कुछ और मिला, तो हम वो रट लिए। भाई ठीक है, भाई आंसर तो था नहीं मेरे पास। आयोग ने फिर 2018 में वही रिपीट मार दिया प्री में, और फिर मैं वही मार के आया और हो गया गलत मेरा। अपना वाला मार के। अपना मार के गलत हो गया। अगर अब आंसर दिया होता आयोग ने तो हमारा 2018 में गलत होता नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को देना चाहिए आयोग को कि भाई आप क्यों नहीं देना चाहते हो? गोपनीयता की आड़ में क्या करना चाह रहे हो? गोपनीयता तो है, लेकिन आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो ना। या तो पहली बार में एकदम सटीक आंसर दो कि आपको क्वेश्चन बताना ही है, गलत ना बनाओ तो ये क्वेश्चन ही समस्या ना नहीं गलत बनती। बनाओ। भाई 150 क्वेश्चन आप सही नहीं बना सकते हो, 18-20 प्रश्न 10 प्रश्न आपको 3 प्रश्न डिलीट करने पड़ जाए, तो फिर आप कैसे कर रहे हो काम? मुझे तो नहीं लगता है कि आप सही से ढंग से विशेषज्ञ लोग, या तो फिर विशेषज्ञ लोग कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, पता चला कि कॉपी गलत थी, पेस्ट में गलत हो गया। अब उत्तराखंड वाला एग्जाम्पल वही है कि हल कराते समय बच्चों को हम बताइए नंदा देवी कह रहे सर उत्तराखंड में है, सब बच्चों को पता है उत्तराखंड में। अब उत्तर प्रदेश में मैच द फॉलोइंग है, तो मारना पड़ेगा ना कि उत्तर प्रदेश मारे। अब बच्चे को तो पता नहीं कि 1998 में आपने पूछा था, बच्चे को तो ये पता नहीं है। अब जैसे हम तो पढ़ रहे हैं, पहले की चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमने 98 वाला भी क्वेश्चन देख लिया था प्रीवियस ईयर में, लेकिन अब नए लोगों को तो नहीं पता है ना कि 98 में था। नए को तो बच्चे ठीक है, ये तो गलत बना दिया आयोग ने प्रश्न, कॉपी पेस्ट। तो ऐसी चीज़ें हैं, आयोग कर रहा है, गलतियाँ हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह की अगर बात करें तो कितना टाइम पहले टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना चाहिए? अगर टेस्ट सीरीज हम लगाएं तो उसमें एक होता है टॉपिक वाइज टेस्ट हम लगा रहे हैं किसी कोचिंग का लेके, या फिर एक होता है कि फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें से कौन सा लगाना चाहिए? देखिए हम आपको बताएं, टेस्ट सीरीज़ आज के समय बहुत अच्छी मतलब करती है कि आपकी जांच कराती है कि कितना आपने पढ़ा है। आमतौर पे जितने भी आप टेस्ट सीरीज देखेंगे ना, सब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं के हिसाब से सेट करके देते हैं। तो इससे दो चीज़ें होती हैं कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने गलत किया, आप बच जाएंगे एक बार टेस्ट सीरीज दे लेंगे तो हम तो कहेंगे टेस्ट सीरीज फाइल कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन ले लीजिए। आजकल तो मार्केट में इतनी टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं कि हाँ 500-700 हज़ार रुपये में 2-2 हज़ार रुपये में टेस्ट सीरीज अपने हिसाब से दे रहे हैं। जिसका भी आपको अच्छा लगे, ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई आप लीजिए, किसी का एक रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे, जो आपको लगे एक कोई भी उठा लो। आप नहीं भी करना चाह रहे हो ना, तो गूगल पे बैठ जाओ और डाल दो भाई पॉलिटी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन दे दो। आज तो चैट जीपीटी आ गया है, एक टॉपिक डालो कि भारत की संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड 50 क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछिए, और 50 क्वेश्चन दे देगा। जांच लो अपने आप को। तो इससे क्या होगा ना कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले तो आप जब पढ़ते हैं तो आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, तो आप कर लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन दिखता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो चीज़ें होंगी। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए तो उसमें ये देखिए कि एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, सी ऑप्शन सही है, लेकिन ए बी और डी जो दिया था, क्या इससे कोई और क्वेश्चन बन सकता है? अब जैसे हम बताएं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब जो जम्मू कश्मीर की श्रृंखला है, ये पूछा हुआ है, इसका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण सूत्रक्रम पूछा है। लेकिन अब कभी मान लीजिए पूछ ले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश का क्रोनोलॉजी से हटाइए, कैलाश प्रोसेडी, अब कैलाश तो पूछा नहीं है।
अब हम मैप पढ़ते हैं तो ध्यान भी नहीं देंगे कि कैलाश पर्वत श्रेणी भी पढ़ लें। किधर है? हाँ, तो अगर एक बार पढ़े रहेंगे, जान लेंगे, तो कैलाश को भी तुम देख के चलेंगे ना कि अगर मान लीजिए भविष्य में कभी आयोग ने क्रोनोलॉजी पूछे तो हम उसको भी तो याद रखेंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि उससे रिलेटेड और क्या बन सकता है। अब 2021 में एक बार पूछा था, ट्रांस हिमालय को लेके प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ट्रांस हिमालयन नदी नहीं है। अब ट्रांस का मतलब यहाँ पे अलग था, हिंदी में ट्रांस लिखा था, इंग्लिश में उसका अलग अर्थ था। तो एक है पार हिमालयी नदी थी और एक ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं हम लोग हिमालय के पार्ट में। अब मैंने ट्रांस हिमालय समझ के मार दिया और उसका था कि पार हिमालयी नदी, उस सिंधु को ले लिया, हम झेलम को मार के आते। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है ना कि हमें थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ेगा कि पहले तो छोड़ दो भाई, उसको नहीं समझ आ रहा है, जब अंतिम में उसको करने की कोशिश करो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान का नाम लीजिए। अब तो इतने लेंदी पेपर बनने लगे हैं कि एक बार पूरा क्वेश्चन आप पढ़ने में टाइम इतना लग जाता है करने में कि दोबारा आप घूम के आएंगे तब तक टाइम ही नहीं बचता। हाँ, इस बार 2024 में ये शब्द हुआ था। 2024 में इस बार मतलब पेपर इतना लेंदी दे दिया था आयोग ने ना कि मतलब बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटने की स्थिति में आ गया था कि मतलब कैसे करें। आप सोचेंगे अभी घूम के आएंगे, गोला कर दिए, फिर आप दोबारा लौट ही नहीं पाएंगे। हम आपको बताएं 2018 में आयोग ने प्रश्न जो बनाया था 1 घंटे 10 मिनट में मैंने पूरा कर दिया, 20 मिनट गोला किया, मतलब 1.5 घंटे मेरा पेपर हो गया। 2024 में मेरे साथ ऐसी बार पहली बार हुआ है कि मैं एग्ज़ाम से ख़त्म होने से 3 मिनट पहले मेरा पेपर हुआ है, जबकि हमेशा से मैं 20 मिनट पहले 15 मिनट पहले ख़त्म करके बैठ जाता हूँ। तो लेंदी था, आयोग जब लेंदी बना देता है ना तो फिर पढ़ने में टाइम लगता है। इसीलिए तो प्रश्न में इस बार दिक्कत हुई है, दिक्कत इसीलिए हुई है, नहीं तो हर बार बच्चा जब दोबारा पढ़ने का टाइम पाता था तो कहीं ना कहीं चेंज कर लेता था, उस चीज़ों को चेंज कर लेता था। आ रहा है मान लीजिए पहली बार वो कुछ और लगा के गया है, मान लीजिए पूछा संविधान की जो अनुसूची 2 है, गलती से वो मार के चला गया था 3 नंबर पे और उसमें था 2 नंबर लगाना था बी वाला, और लगा के सी चला गया, जब दोबारा करता था तो बी मार लेता था गोला। लेकिन अब क्या है कि पहली बार वो जो देखा अरे भाई 5 मिनट बचा हुआ है तो उसी ही गोला कर देगा। अच्छा, गोला पूरा क्वेश्चन कर लें तब करें या फिर 40-50 क्वेश्चन करने के बाद फिर करें, या हर पेज के बाद गोला करते रहें? नहीं, देखिए हम बताएं विवांशु जी, सबसे अच्छा हम तो देखते हैं कि पहले ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं तो बड़ा अच्छा ट्रेंड था, हम तो मतलब करते थे इसका कि पहले एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार पढ़ने में लगभग 1 घंटा लगता है, लेकिन इस बार तो 1.5 घंटा लग गया। तो अब कैसे कहें कि वो वाला रूल फॉलो कर सकते हैं। तो अब तो हमें लगता है कि एक बार पढ़िए और गोला कर लीजिए, फिर दोबारा पढ़िए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे गोला करिए। लेकिन गोला करते समय जब गोला करिए ना, ये भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को एक निगाह जरूर देख लीजिए 2-3 सेकंड के, क्योंकि ऐसा बहुधा होता है ना कि हम पहली बार मार के गए हैं ए और वो एग्जैक्ट आंसर उसका बी था। ऐसे में क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में ए गोला कर देते हैं, बाद में जब बाहर निकलते हैं अरे यार ये तो कैसे मैं गलती कर दिया। बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि सर ये मैं सोचा था ये मारूंगा और ये मार के चला गया, गोला कर दिया, बाद में देखा ये था। तो जब आप गोला कर रहे हैं तो एक बार 3 सेकंड लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, एक बार ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और तब गोला करिए। तो अब तो क्या करिए कि एक बार पढ़िए, गोला कर लीजिए। मतलब फिर जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया तुरंत गोला बगल में रखे रहें कर लें, या फिर नहीं, ऐसा मत क्वेश्चन करने के बाद पहले पूरा एक बार पढ़ लीजिए, पूरा जितना क्वेश्चन दिया रहता है। हाँ 150 क्वेश्चन पढ़ के तब गोला करिए। ऐसे में क्या होता है ना कि कभी कभी आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और आगे बढ़ गए तो हो सकता हो कि अगवा उसका आंसर मिल जाए। ऐसा मेरे साथ 2022 और 2023 दोनों में हुआ है कि मैं यहाँ छोड़ के गया, उससे रिलेटेड आगे मिल गया 80 नंबर पे, तो मैं वहाँ भी सही कर लिया, यहाँ भी सही कर लिया, 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अन्यथा यहाँ भी गलत होगा, वहाँ भी गलत होगा, तो 2 गलत हुआ आपका, तो 2 क्वेश्चन का नुकसान होगा, साथ में घाटा लग गया पूरा। अच्छा, अब सीसेट वगैरह की बात करें, सीसेट के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सीसेट भी कई सारे लोग नहीं कर पाए थे उतना अच्छा। सीसेट बहुत सारे लोग जीएस में तो अच्छा करके आए थे, लेकिन सीसेट अच्छा ना होने से उनका इस बार रुक गया मेंस। इस बार सीसेट का प्रश्न हम बताएं विभांशु जी, सही बताया ना, हमने सोचा था बहुत आसान है लेकिन वो ऐसा आयोग ने थप्पड़ मारा सबको कि आसान सा प्रश्न कठिन बन गया। पूछ पूछ के ऐसा बहुत सिंपल प्रश्न था, बहुत सिंपल प्रश्न थे, लेकिन वो ऐसा पूछा कि बच्चों ने लगा सोचा अरे यही तो है और उसका आंसर कुछ और था, वही जल्दीबाजी वाले में मार दिए। और इस बार आयोग ने चेंज कर दिया, हिंदी में 25 क्वेश्चन दे दिए, पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन होते थे तो हिंदी में 25 कर दिया। तो ऐसे में तो हमको लगता है कि वासुदेव नंदन वाली जो बुक है ना, हिंदी पढ़ लीजिए तो 25 में से आपके 19-20 तो सही हो जाएंगे, 20 इधर से सही हो गए। इंग्लिश में अगर आपको आती है तो पढ़ लीजिए, 2-4 क्वेश्चन कर दीजिए और नहीं छोड़ दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश नहीं भी आती, 20 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश नहीं भी आ रही है ना, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ रीजनिंग पे टाइम दे दीजिए, अभी टाइम है, जैसे 7-8 महीने का टाइम है ना, डेली 1 घंटा लगा लें हम मैथ रीजनिंग, तो हम लोग मैथ रीजनिंग पे काम कर सकते हैं। और 25-30 क्वेश्चन वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर पता है हमको, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ है हिंदी में, जबकि मेरे कभी गलती इतने नहीं हुए हैं। इस बार 25 में से मेरे 6 गलत हुए हैं, जबकि हर बार मेरे जैसे 20 क्वेश्चन होते थे तो 19 सही होता था, 1 गलत होता था। अब सोचिए कि इस बार आयोग ने ऐसा चपत लगाई पीछे से कि है कुछ और आंसर, हमने कुछ और मार दिया। तो ये चीज़ें मतलब बचना है कि पहले तो हिंदी कर लें, मैथ रीजनिंग कर लें, और कम्युनिकेशन क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। कोई बुक अगर आपको लेनी हो तो हमको तो नहीं कहेंगे बुक लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसी से हो जाएगा काम आपका। यानी सीसेट के लिए अगर जो प्रीवियस ईयर के बुक्स वगैरह आती हैं उसको लगा सकते हैं। बस वो सबको सबसे बढ़िया है। और हिंदी की किसी के वासुदेव नंदन ले लीजिए, और जो घटना चक्र की आती है बुक उसको लेके पढ़ लीजिए। और यूट्यूब पे एक आध लोगों की जो मैराथन क्लास पढ़ी हो ना, जो समझाए हो, मतलब हिंदी अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है, पढ़ के नहीं समझ में आ रहा, तो उसे लेके समझ सकते हैं यूट्यूब पे 1-2 लोगों की। तो मुझे लगता है कि इतने में हो जाएगा। हिंदी 25 क्वेश्चन आया है तो आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हाँ, हिंदी में थोड़ा रटना पड़ेगा, समझने वाला नहीं है ठीक है, समझना है। रटना ये है कि जैसे हिंदी में वाक्य वाला आता है ना, तो आपको बताएं RO 21 का जो मेंस हुआ था, हूबहू वही वाक्य पूछा है जो वासुदेव नंदन में वाक्य दिया हुआ है। एक एक कर सभी मर गए ना, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, हूबहू वही उठा के दे दिया है। तो अगर हम उसे पढ़े रहेंगे, याद कर लेंगे, समझे रहेंगे, तो अगर ऐसा आयोग देता है तो हम सही कर लेंगे। और नहीं तो फिर समझ के जाएंगे, फिर आयोग भी कहेगा आओ बेटा हम भी समझ रहे हैं तुमको क्योंकि 3 वो भी सही से दिया है समझने के लिए ही, एक ही सही होगा, तो यहाँ से हम लोग बच जाते हैं। अब मिसलिनियस टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि मिसलिनियस टॉपिक है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं और इसको कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, मिसलिनियस टॉपिक में ना बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आर्थिकी का कुछ डाटा आता है, ठीक है। तो आर्थिकी के डेटा के लिए आप जो घटना चक्र की आर्थिकी आती है उसको ले लीजिए, उसमें से 7-8 पेज होता है मुश्किल से पढ़ने के लिए, सारा नहीं पढ़ना है, 7-8 पेज पढ़ना होता है, उसे पढ़ लीजिए। इसके बाद एग्रीकल्चर के लिए कुछ डाटा होता है, वो देख लीजिए। अगर बुक लेनी है तो परीक्षा वाणी की एग्रीकल्चर की बुक है, लेकिन उतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, तो हम तो कहेंगे कि मतलब आप नॉर्मल में एग्रीकल्चर से कुछ डाटा अगर यूट्यूब पे देख लीजिए, किसी की क्लास पढ़ी हो तो उसे देखिए। मिसलेनियस टॉपिक पे मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम थोड़ा सा टाइम दे लें। जैसे एग्रीकल्चर में पूछेगा कि जो यूरिया खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। अब एक प्रश्न 2016 का, हाँ, रो का पूछ लेता है। अब जैसे 2016 के री एग्ज़ाम जब हुआ था RO वाला, उसमें एक प्रश्न पूछा कि जो चिप्स खाते हैं उसकी पैकेट का, उसमें पैकेट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन भी दिया था, 4 ऑप्शन ऐसे ही देता कि कुछ समझ में ना आए। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने प्रमाणित बीज का जो थैला होता है उसका रंग कैसा होता है। अब ऐसे प्रश्न कहाँ खोजेगा भाई कोई, कहीं मिल गया तो मिल गया। अब या तो किसान भी जो खरीदता है, हम लोग भी जब जाते हैं बीज खरीदने के लिए तो ये थोड़ी देखते हैं कि प्रमाणित बीज है कि हाइब्रिड बीज है कि संकर वाला है ना, तो सबका अलग अलग थैला है। तो अब ऐसे प्रश्न जब आएँ तो या तो पहले छोड़ दीजिए, लेकिन दोबारा वो प्रश्न रिपीट जब हो तो हमें याद कर लेना होता है। अब जैसे प्रमाणित बीज के लिए कौन सा कलर है, संकर बीज के लिए कौन सा कलर है, प्रसंस्कृत बीज के लिए कौन सा कलर है, ये आप रट लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उससे रिलेटेड प्रश्न आपको दे देगा, तो वो खोज के पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। फिर मिसलिनियस पे बहुत टाइम मत दीजिए, बस पुराने की पेपर को पढ़िए और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है उसे देख के बस जोड़ लीजिए अपना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू विभांशु जी, बड़ा अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल सर, 2021 इंटरव्यू में, हाँ 2021 के इंटरव्यू के बाद अब 2025 में मिल रहे हैं, फिर बहुत जल्द उम्मीद करेंगे कि हम लोग फिर मिलें। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, सर का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये UPPCS स्ट्रेटजी या फिर RO से रिलेटेड स्ट्रेटजी बताते रहते हैं, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। क्या नाम है सर चैनल का? GKGS विद भागीरथी। GKGS विद भागीरथी आप देखेंगे तो वहाँ पर कई सारी इसमें PCS का हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो हम लोगों ने 2024 का कर लिया, 2022 का कर लिया, 23 का कर लिया, 22 का चल रहा है इस समय, और फिर ये क्रोनोलॉजी में कराएंगे। फिर वहाँ पे कई सारी चीज़ें कोड में, हाँ एक चीज़ देखिए बताना भूल गया आपको कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कोड याद करना, इसे याद जरूर करवाइए। जितने भी बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं ना, कोड याद करना चाहिए। जैसे अकबर की विजय का क्रम पूछ लेता है, अकबर की कौन सी विजय कब हुई थी, ये कोड याद कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की विजय,
ना, तो ये क्रम से एक बार याद कर लेंगे ना तो फिर भविष्य में भूलता नहीं है। कर्क रेखा पे कौन से देश स्थित है, मकर रेखा पे कौन से देश स्थित है, ये सब वहाँ पे कराया हुआ है मैंने, कोड में है, तो वो सब अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। बड़े मतलब वो याद कर लेने के बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो जाए फिर मैं नाम बदल देंगे। वो शर्त है कि बेस मतलब उसको पढ़ लिया ना तो फिर उसको गलत ही होगा ही नहीं। बड़े आप लोग आसान से है, 10 शब्दों में आप मतलब मुश्किल से, जैसे हम बताऊं कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पे जो देश स्थित हैं, तो इसको जैसे हम बोलते हैं इको ब्रागा काका युकेशो माई की साटो, मैं भापास मामा ना अल्ली चाई संयू भामा चीता चियब्रा ना बोशा मोमेडा अस्टेटंगो। कितना देर लगा मुझे बोलने में? 10 सेकेंड। 53 देश हो गया मेरा। क्रम पूछो, देश पूछो, सब मेरे दिमाग में है। तो ये चीज़ें वहाँ पे सब कराई गई हैं, सब बच्चे देख सकते हैं वहाँ से, आप लोग भी। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जल्द ही यूपी पीसीएस की क्या बुक लिस्ट वगैरह होनी चाहिए, चाहे फिल्म्स की बात करें या फिर जो आपके मेंस के पेपर होते हैं, पेपर 1 से लेकर 5, 6 और हिंदी और जो एसए के पेपर होते हैं, इसके लिए क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करना चाहिए, जल्दी उसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।